हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जिसमें आज हम सीडीपी के यानी कि बाल विकास एवं पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन जो है आपको लग रहा होगा कि पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, क्वेश्चन आपको बहुत जबरदस्त मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया है। और इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप सभी लोग जितने भी लाइव देख रहे हैं एक बार जय हिंद नोट कर दीजिए, यानी कि जय हिंद लिख दीजिए। ठीक है, और बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बताएं शैशव काल की अवधि क्या है? जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, या फिर 2 से 3 वर्ष तक। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर दे देंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो ध्यान के जन्म से 1 वर्ष तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या नहीं होगा दोस्तों? ध्यान रखिए, बिल्कुल नहीं होगा। जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष होगा। और आपको एक चीज और बता देता हूं, कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन में 0 से 2 वर्ष दिखेगा, जो आपका 100% गलत होता है। 0 से 2 वर्ष की अवधि नहीं होती है, जन्म से 2 वर्ष की अवधि होती है। ठीक है जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है, तो वो अवस्था कौन सी हो सकती है, यह आपको बताना है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक या फिर गतिक दोनों आपको मिल सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ। जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। तो यहां पर बात करते हैं, अगर पियाजे साहब की बात करते हैं, तो पियाजे की जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था थी वो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो अगर हम सबसे पहला आता है संवेदी गामक अवस्था, जिसकी अवधि होती है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके लिए। अगला आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिए। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट आता है मूर्त संक्रियात्मक, जिसकी अवधि होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका लास्ट औपचारिक संक्रियात्मक, जिसकी अवधि होती है आपकी 11 से 15 या 16 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको अगर 15 मिलता है, कहीं कहीं पे ऑप्शन में आपको 15 मिल जाएगा, कहीं 16 मिल जाएगा, तो आप उसको लगा देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, मैं आपके लिए नोट करके रखता हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों। ठीक है, और आप पढ़ लें। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके बाद में देख भी सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता हूं। और आपको पीडीएफ फॉर्म में अगर चाहिए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का उत्तर। विकास से की ओर बढ़ता है, विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है, यह आपको बताना है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर आपका साधारण से आसान की ओर। जी हाँ, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, विकास किसकी ओर बढ़ता है, तो आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जो होता है उसमें विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं सामान्य से पहले सामान्य चीजों को जानता है, वो जनरल चीजों को जानता है, और उसके बाद में विशिष्ट चीजों को सीखना शुरू कर देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां पर इसका आपको आंसर बताना है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। समीपस्थ विकास क्षेत्र, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, या फिर सहयोगात्मक अधिगम। जी हाँ, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूं इस प्रश्न के लिए, कि यह जो बताया था ये किसके अनुसार बताया गया है, पहले तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है,
तो वाइगोत्स्की के अनुसार, किसके? वाइगोत्स्की के अनुसार बताया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, जिसे वाइगोत्स्की ने बताया था और उन्होंने ZPD दी था। ठीक है, ये ZPD के अंतर्गत आता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD कहा जाता है इंग्लिश में, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है ZPD का। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आया है ये प्रश्न, तो बताएं दोस्तों, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों ध्यान रखिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की जो प्रक्रिया है वो आपकी समायोजन कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने कोई नई जानकारी सीख ली, ठीक है, कोई नई जानकारी ली तो उसको क्या किया, अपनी वर्तमान जिंदगी में क्या किया, बदलाव किया उससे, और यह आपकी जो प्रक्रिया होती है वो समायोजन कहलाती है कि आपने उस चीज को अपने अंदर समाहित कर लिया है, समायोजित कर लिया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए और बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा, ये एक खाली स्थान है के बजाय ये दूसरा खाली स्थान है अधिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए इस प्रश्न का उत्तर कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय अधिक है। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस प्रश्न की, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जीववादी सामाजिक, जीववादी से तो इसका कोई रिलेशन होगा नहीं। ठीक है, परिपक्व अपरिपक्व आप इसको भी नहीं लगाओगे किसी को। अब फर्स्ट और सेकंड में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ध्यान रखिए दोस्तों, अहम केंद्रित सामाजिकृत। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बच्चे जो है बाल्यावस्था में भाषा अहम केंद्रित के बजाय, अहम केंद्रित के बजाय का मतलब क्या है, अहम केंद्रित नहीं होती है क्या, गलत हो जाएगा दोस्तों, अहम केंद्रित होती है, यानी कि समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। समाजीकृत बहुत ही कम होती है लेकिन अहम केंद्रित बहुत अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है दोस्तों, यह आपको बताना है। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या फिर वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। आपको प्रश्न जो हैं सिंपल ही हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा आपको प्रश्न पता चलता चलेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो बताएं बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है, सिंपल क्वेश्चन है। जी हाँ, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं, तो बच्चों को एक कोने में बैठाना है, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, बच्चे को घोड़ा बनाकर, मतलब बच्चे को कहते हैं ना जैसे घोड़ा होता है, ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, ना शोर करेगा वरना पिटाई लगेगी, तो ये क्या है, प्रतिबंधित परिवेश है, तो ऐसा नहीं करना है। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है, अरे भाई क्यों, बाल केंद्रित शिक्षा में खेल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खेल के द्वारा ही बच्चे को सिखाना चाहिए और अध्यापक को स्वयं कार्य नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में बताना है और बच्चे से कार्य करवाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इस प्रश्न को आप बताएंगे। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय थी दोस्तों। जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आप सभी लोग एकदम से सही देंगे इसका उत्तर। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो बिल्कुल सही दे रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, संगीतमय बुद्धि, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि संगीतमय बुद्धि किसने दी,
किसने अपनी बुद्धि सिद्धांत में संगीतमय बुद्धि को स्थान दिया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, उन्होंने संगीतमय बुद्धि को स्थान दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जितने भी दोस्तों मैं बताता हूं आपके लिए, आपको सभी को याद रखना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, जिससे कि आप कभी भूले ही ना। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो मैं यहां पर आपको जितने क्वेश्चन कराता हूं उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ आपको समझाने वाला कोई नहीं होता ना, तो इसीलिए आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि जितना यहाँ पर लिखा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं मुंह से बोलता हूँ। ठीक है, तो बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है कैसा, नीतिपरक, लिंग या जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद या फिर सही दृष्टिकोण वाला। तो बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि एक शिक्षक यह समझता है, मतलब एक अध्यापक है, वो क्या कहता है कि लड़के गणित में बहुत होशियार होते हैं और लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा रहा है, लड़के और लड़कियों में पक्षपात किया जा रहा है, यानी कि लिंग जेंडर पक्षपातीकरण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को अनुरूप बदलना चाहिए। किसको किसके अनुरूप बदलना चाहिए? क्या हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप, या फिर परिवेश को परिवार के अनुरूप, या फिर बच्चे को परिवेश के अनुरूप? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं परिवेश को परिवार के अनुरूप, जब हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो परिवेश और परिवार कहाँ से आया? ठीक है, तो परिवेश परिवार इससे तो कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का कोई संबंध नहीं है बच्चे से। ठीक है, नहीं रखेंगे इसको, हमें बच्चे वाला चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या आपके कक्षा में कोई बच्चा आया पढ़ने, ठीक है, जो मानसिक रूप से बहुत कमजोर है, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, आप उसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी आपको पढ़ाने के लिए, तो आप क्या उस बच्चे को वापस कर देंगे कि हम इसको नहीं पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं होता ना, आपको बच्चे को पढ़ाना है, यानी कि बच्चे को नहीं बदलना है, किसको बदलना है? व्यवस्था को बदलना है। किसके अनुसार? बच्चे के अनुसार, यानी कि व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, जी हाँ, और इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए कि बच्चों में ज्ञान की रचना, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है दोस्तों? तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की और निर्देशक की। तो दोस्तों बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर मैं ऊपर आपको बता चुका हूं, एक क्वेश्चन के दौरान मैंने आपको बताया था। जी हाँ, कमेंट करें, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षक है, जो अध्यापक है, उसे क्या करना है? बच्चे से कार्य करवाना है। किस प्रकार से? सुगमकर्ता बनकर। ठीक है, सुगमकर्ता बनकर बच्चे से कार्य करवाना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए, अध्यापक सुगम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। जो विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है वह आपको बताना है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्ण समस्याओं का समाधान करना। तो यहां पर ध्यान रखिए, जब बच्चा प्रतिभाशाली है तो निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा कि निम्न कोटि का थोड़ा ही होगा फिर वो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था और ये नहीं है। उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, ठीक है ना। उच्च आत्म क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता बहुत होती है, आप सभी लोग जानते हैं। समस्याओं का समाधान करने की क्षमता भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, और ये नहीं होता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। दोस्तों ये आपको बताना है।
अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य और पारिवारिक अपेक्षाएं। तो दोस्तों बताइए कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग आपको बताना है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार। जी हाँ, पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार बताना है। तो ध्यान रखिए, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, तो और ध्यान रखिए कोहल वर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए यदि आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि कोहल वर्ग ने अपने पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार बताया था कि बच्चा क्या करता है, दंड के अनुसार कार्य करता है। यानी कि जब छोटा होता है बच्चा, 2 वर्ष की अवस्था तक होता है, 2 से 5 वर्ष की अवस्था तक लगभग, तो क्या करता है बच्चा, इसलिए कार्य करता है क्योंकि उसे दंड मिलेगा, इसका उसे भय रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए, बाद में जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप इसको पॉज कर करके पढ़ सकते हैं, जहां से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। हालांकि मैं आपको नॉलेज तो बहुत सारी देता रहता हूं, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। शिक्षार्थियों यानी कि अधिगम, देखिए शिक्षार्थी को अधिगमकर्ता कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना चाहिए, या फिर बाद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना चाहिए। तो दोस्तों बताएं कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जी हाँ, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर होती हैं, तो यही आपकी क्या कहलाती है? विभिन्नता कहलाती है कि हर बच्चा किसी ना किसी दृष्टिकोण से अलग होता है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, और ये तो सही हो सकता है, लेकिन हो सकता है इससे भी मोस्ट सुटेबल आंसर मिल सकता है, ये तो सही है। नेक्स्ट, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर देखिए छोटा बच्चा जानता ही नहीं है कि निगमन पद्धति कौन सी होती है, आगमन पद्धति कौन सी होती है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, कलन विधि का अधिकतम प्रयोग, कलन विधि का अधिकतम प्रयोग, यानी कि देखिए एल्गोरिदम बच्चा समझता ही नहीं। ठीक है ना, वो और टफ पड़ेगा बच्चे के लिए, इससे विभिन्नताओं का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है विभिन्नताओं का, व्यक्ति विभिन्नताओं का। ठीक है, वाद करने के लिए शिक्षार्थियों, अरे भाई वाद विवाद करवा दीजिए बच्चों में, लेकिन उससे क्या हो रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियां, यानी कि जो बच्चा है उसको उसके लेवल के अनुसार पढ़ाना है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप उसे पास जाकर भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था आपको करनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, इस प्रश्न का आप उत्तर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? दोस्तों जो नहीं है वो आपको बताना है। सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं? क्या सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं? अगला आपको बताना है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सी ऑप्शन है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। कमेंट करें, आपको सभी प्रश्न एकदम से सटीक लग रहे होंगे, सही लग रहे होंगे, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है? जी हाँ, राइट आंसर कमेंट करें, क्या हो सकता है दोस्तों, बताएं बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ठीक है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही भैया। राजनीतिक विकास भी होना चाहिए, आर्थिक विकास भी होना चाहिए, मतलब हर तरीके, शारीरिक विकास भी होना चाहिए, सभी प्रकार का विकास महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। अगर हमारा शारीरिक विकास ना हो और आर्थिक विकास हो जाए तो किसी काम का नहीं। आर्थिक विकास हो जाए, शारीरिक विकास ना हो, शारीरिक विकास हो जाए, आर्थिक विकास ना हो, तो कहीं ना कहीं सब चीज का विकास होना चाहिए, सभी क्षेत्रों का। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसमें अनुभव आता जाता है, और आपका सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति, विकास और अधिगम एक समान गति से नहीं बढ़ते, ध्यान रखेंगे।
आपका ये एकदम से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका एकदम से गलत हो जाएगा और यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है जो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये घंटी वाला बटन जो आपको दिख रहा है इसको दबा दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा जैसे ही हमारी कोई वीडियो आएगी तो। ठीक है जी हाँ, तो दोस्तों ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। और दोस्तों कमेंट करके बताइए आप कितने प्रश्न कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।